तो पाकिस्तान में सियासी घमासान जारी है। इस बीच अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान में जारी सियासी घमासान के बीच उसका कोई लेना देना नहीं है, या जो भी पाकिस्तान में सियासी घमासान जारी है उसमें उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक़ लगाए जा रहे इल्ज़ामात बेबुनियाद है। ख्याल है कि इमरान खान ने अपोजिशन के जरिए किए गए तहरीक के पीछे गैर मुल्की साजिश और गैर मुल्की पैसा होने की बात कही थी। बहरहाल इमरान खान की मुश्किलें जूं की तूं हैं, इनके हलीफ इनका साथ छोड़ चुके हैं। अक्सरियत के लिए मतलूबा 172 का अदद भी इनके हक में नहीं है। इन सब आपाधापी के बीच कौमी असम्बली का इजलास आज है। जारी किए गए इजलास के एजेंडे में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पर बहस भी शामिल है। अपोजिशन के जरिए पेश की गई करारदाद के मुताबिक वज़ीर आज़म ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, लिहाजा अब वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फायज नहीं रह सकते। और इससे पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे पाकिस्तान का, जहां से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कामरान साक़ी साहब जुड़े हैं। कामरान साक़ी साहब, इमरान खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। देखिए, अखलाकी तौर पे तो अब उनका जवाब नहीं रहता कि वो इस सीट पे रहे, फिर भी जमहूरियत का हुस्न है कि अगर वो मैदान के अंदर जो है वो लड़ना चाहते हैं, यानी उन्हें अभी भी लगता है कि लोग उनके साथ मौजूद हैं जो मेंबर नेशनल असम्बलीज हैं, तो वो उनका जमहूरी हक है और वो उन्हें टाइम पूरा कर लेना चाहिए और वोटिंग करनी चाहिए। ताहम उन्हें ऐसे हरबे या ऐसी बयानबाजी से ग्रेज करना चाहिए जो मुल्क की तालमियत के लिए खतरा पैदा करे, मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करे, जैसे जुलूसों से कोई वर्सेस खासा अपोजिशन और हुकूमत के न कहीं आमने सामने आ जाए और कुछ तसादुम की सजा न कायम हो जाए। इन चीज़ों से उन्हें यकीनन परहेज करने की ज़रूरत है। जैसे अमेरिका और आलमी ताकतों पे वो यकीनन हमारे दोस्त हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे साथ दोस्ताना और बरादरी की सतह पर, तो हमें कोई ऐसा बयान या चीज़ ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिससे हालात जो है वो, इन्होंने तो घर चले जाना है लेकिन बाद में आवाम और आइंदा हुकूमतों ने और हमने क्योंकि यहीं पे आम लोगों ने रहना है, तो वो उन्हें उनके लिए कोई मसाइल पैदा हों, फिर से हमें ताल्लुकात इस्तवार करने में बिल्कुल कामरान साहब, इमरान खान ने जज्बाती माहौल भी क्रिएट करने की कोशिश की। उन्होंने, उनकी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की जान को खतरा भी है। जान को खतरा तो हर एक को है। नहीं, उन्होंने क्रिएट किया, सीन क्रिएट किया है, पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है इस तरह का। खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला नहीं है। वो तो बहुत सारी और चीजें भी कहते हैं, फिर अगर उन पे भी इत्मीनान करने लगे तो फिर तो कमाल हो जाए। इत्मीनान अगर उनके ऊपर उनकी कारकर्दगी और चीजों पे नहीं है तो यकीन कोई भी उनकी बात को भी उस तरह से इत्मीनान नहीं करेगा। लोगों ने उनकी बयानबाजी और चीजों को 3 साल देख लिया है कि उन्होंने बुलंदबाग दावे, IMF, वर्ल्ड बैंक, बहुत सारी नौकरियां देने, घर बना के देने, उसके वो किए थे, उसमें उन्होंने कितना अमल किया, कितने वो सच्चे साबित हुए, आपके सामने भी है और उन्होंने भी देखा और खासतौर पर पाकिस्तानियों ने 3 साल उन्हें बर्दाश्त किया। अब अक्सरियत की राय अगर है कि उन्हें नए बंदे को मौका देना चाहिए या उन्हें घर जाना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई मज़ाइका है। जमहूरी तरीका है और उसी आईनी तरीके के साथ उसे घर भेज रहे हैं। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि कोई मार्शल लगाया जा रहा है या इमरजेंसी प्लस वाले कौमी असेंबली में आज बहस भी होने वाली है, तो क्या इस बहस का कुछ नतीजा निकलेगा? देखिए, बहस हमारे तो इल्जामात की हद तक ही होती है। एक साइड पे डेस्क बज रहे होंगे, अपोजिशन डेस्क जा रही होगी, जब हुकूमती को बंदा बात करेगा, जब हुकूमत वाले करेंगे तो अपोजिशन या बाइकआउट कर जाएगी या ऊंची ऊंची बोलेगी ताकि उसकी बात समझना है। इससे कोई नतीजा खेज बदकिस्मती से पाकिस्तान और इंडिया के अवानों की सूरत हाल कुछ एक जैसी ही है। ये कोई एक दूसरे को कायल करने में कभी भी ऐसी बहस में कायम नहीं हुए। ये मुमकिन नहीं है कि अवाम में बहस हो और वो बाकी कायल हो जाए, पोजीशन वाले नहीं जी बड़ा अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, तो चलो इन्होंने हमें कुछ कोई फैक्ट एंड फिगर के साथ कुछ चीजें शेयर की हैं तो हम अपनी तहरीक को वापस ले लें। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ अपने अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए अगर कोई तकारीर हुई भी तो वो होंगी। बाकी ये कार्रवाई है जो 3 तारीख तक कम अज कम अवाम में बहस करवानी है, तो रूल्स हैं, तो इन्हें पूरा किया जाएगा और इसके ऊपर बिलाखिर इन्हें वोटिंग करवानी ही पड़ेगी। अच्छा, ये भी खबर आ रही है कि सियासी उथल पुथल जो इस वक्त पाकिस्तान में चली है उसके पीछे किसी बैरूनी साजिश या बैरूनी ताकत का हाथ है। खासकर अमेरिका को एक तरह से निशाना बनाया गया, लेकिन अमेरिका का भी इस दौरान एक जवाब आया वज़ारत ख़ारजा का कि जो भी पाकिस्तान में हो रहा है उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है या हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैं पहले भी कहा कि हम लोगों ने यहीं पे रहना है। इन हुक्मरानों ने तारीख गवाह है कि जो भी इक़्तिदार से उतरा है वो या अमेरिका के पास जाके बैठ के आए या UK के पास जाके बैठ के आए। हम लोगों ने, आम आदमी ने यहाँ रहना है। हमारे लिए इन्हें चाहिए कि ऐसे हालात पैदा ना करें कि आलमी बरादरी और आलमी दोस्तों के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो खराब हों
और आप क्यों अपने आप को इतना नकम्मा और कमजोर मुल्क समझते हैं कि आप पे वजीर आजम और चीजें और सब कुछ ऊपर से आलमी बरादरी और आलमी ताकतों की जो है वो कहने पे लगती हैं। आपको तो कहना चाहिए कि हम किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं कर रहे, और ये तमाम चीजें जो हो रही हैं ये जमहूरियत का हुस्न है। और अगर अवाम जो है वो चाहती है या ऐवान चाहता है उसमें अक्सरियत कि मैं घर चला जाऊं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। उसमें आप अपने इलेक्शन की तैयारी से हटके मुझे नहीं लगता कि ये इमरान खान के बयानात को ज्यादा अहमियत रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। रूस ने मारियोपोल में आर्जी जंगबंदी का ऐलान कर दिया है, लिहाजा मारियोपोल में फंसे शहरियों को निकालने के लिए कीव से 45 गाड़ियां भेजी गई है जो इन शहरियों को वहां से बाहिफाजत निकालेंगी और दूसरी जगहों पर पहुंचाएंगी। इस बीच यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि इन्हें रूस पर एतबार नहीं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक कीव और खार्किव में नाकामी के बाद अब रूस की निगाह डोनबास पर है। दूसरी जानिब खार्किव और चेर्निहिव में रूस और यूक्रेन की फौजें बरसरे पैकार हैं। खार्किव के मज़ाफ़ात में यूक्रेनी फौज ने अहम शाहराह पर दोबारा काबिज होने का दावा किया। इनका दावा है कि इस कामयाबी से रूस के शहर पर गिरफ्त कमजोर होगी। राज्यसभा से 72 अरकान आज सुबुकदोश हो गए। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो सीनियर लीडर हैं, जो तजुर्बेकार लीडर हैं, उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। तजुर्बेकार की ताकत काफ़ी अहमियत की हामिल होती है। मैं रिटायर होने वाले राज्यसभा के मेंबरान से कहूँगा कि वो फिर आए, ये पीएम मोदी ने कहा है। रिटायर होने वाले अरकान में कांग्रेस के आनंद शर्मा, ए.के. एंटनी, बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम भी शामिल थे। ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है, राष्ट्र को होती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो निर्णय होने वाले हैं उसमें कुछ कमी रह जाती है, और इसलिए जब अनुभवी लोग जाते हैं उनके लिए यहाँ बहुत कहा जाएगा, लेकिन जब अनुभवी नहीं यहाँ है तब जो है उनकी जिम्मेवारी जरा और बढ़ जाती है। वो जो अनुभव की गाथा यहाँ छोड़ के गए हैं, जो बाकी यहाँ रहने वाले हैं, उनको उसको आगे बढ़ाना होता है, और जब वो आगे बढ़ाते हैं तो सदन की ताकत को कभी कमी महसूस नहीं होती है। और मुझे विश्वास है कि आप जो साथी आज विदाई लेने वाले हैं उनसे हम जो सभी सीखे हैं, आज हम भी संकल्प करें उसमें से जो भी उत्तम है, जो श्रेष्ठ है, उसको हम आगे बढ़ाने में इस सदन की पवित्र जगह का जरूर हम उपयोग करेंगे, और ताकि देश को समृद्धि में बहुत काम आएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। हर रोक दफा आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। 10 दिन में लगातार 9वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपये 81 पैसे जबकि डीजल 93 रुपये 7 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 84 पैसे का इजाफा हुआ है। अब मुंबई में फी लीटर पेट्रोल 116 रुपये 72 पैसे में मिल रहा है, जबकि डीजल 100 के पार चला गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 दिनों में ये 9वीं बार इजाफा किया गया है। डेली प्राइस बढ़ेंगे तो हमारे एवरेजेस पे भी असर पड़ेगा, हमारे आने जाने पे भी असर पड़ेगा, और हमारी कीमतों पर भी असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो ये तो डेली बढ़ाना तो कोई ठीक नहीं है। एकदम से चुनाव जब तक थे जब तक तो ठीक था, जब तक तो रोके रखे रेट, और अभी भी रशिया से पेट्रोल तो सस्ते में ही आ रहा है इंडिया में। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये आसने में जो सर कुछ दिनों बाद जो ना गाड़ी आदमी चला ही नहीं सकता, आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है, और असर तो जो भी है सब ठीक है, पर यही है ना कि ये इतना जो है ना आमदनी कम है, कुल मिला के 10 रुपये आमदनी 20 रुपये खर्चा, 10 रुपये कहाँ से आएगा। हम लोगों पे सबसे ज़्यादा हम लोगों पे फर्क पड़ेगा कि जितना उनकी सैलरी नहीं उससे ज़्यादा उनको पेट्रोल का खर्चा, रोटी जाना,
रोज़ का मैं 35-70 किलोमीटर अप डाउन करता हूँ। यहाँ से यमुना पार से आता हूँ, आनंद विहार से एयरपोर्ट ड्यूटी करता हूँ और इसी बाइक से करता हूँ। हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ होते हुआ सर। और इससे हमें ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा है कि सैलरी मिलती है हमें 14-15 हज़ार और 3-3.5 हज़ार पेट्रोल खर्चा हो जाता महीने का हमारा, और जो बचते वो किराए में लग गए और कुछ खा पी ले, बस बचता कुछ नहीं है हमें। और इन सब के बीच राहुल गांधी ने महंगाई पर ट्वीट किया है। उन्होंने हमसाया मुल्कों में जो पेट्रोल के रेट हैं और हिंदुस्तान में जो रेट है उसका मुआवजा किया। राहुल ने ट्वीट शायराना अंदाज में किया। उन्होंने लिखा कि पेट्रोल की कीमत हिंदुस्तानी रुपए के मुताबिक अफगानिस्तान में 66 रुपये 99 पैसे, पाकिस्तान में 62 रुपये 38 पैसे, श्रीलंका में 72 रुपये 96 पैसे, बांग्लादेश में 78 रुपये 53 पैसे, भूटान में 86 रुपये 28 पैसे और इंडिया में 101 रुपये 81 पैसे। इसके बाद राहुल गांधी लिखते हैं, प्रश्न न पूछो फकीर से, कैमरे पर बांटे ज्ञान, जुमलों से भरा झोला लेकर लूटे हिंदुस्तान। और मुल्क भर में महंगाई को लेकर और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस का एहतजाज जारी है। अलग अलग शहरों में कांग्रेस की तरफ से एक हफ्ते का एहतजाज का प्रोग्राम दिया गया है। दिल्ली में भी आज कांग्रेस की तरफ से जो एमपी हैं या जो बड़े लीडर हैं वहां पर दिल्ली में मौजूद रहे और उन्होंने एहतजाज किया। राहुल गांधी की क़यादत में ये एहतजाज किया गया। राहुल गांधी विजय चौक पर कांग्रेस के मुजाहरे की क़यादत कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, LPG और CNG की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस लीडर घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और बढ़ती महंगाई के मुद्दे उठाएंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी के एमपीज और देश में हर स्टेट में, हर कैपिटल में, डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में कांग्रेस पार्टी जो प्राइस राइज है और ख़ासतौर से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजुटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। कि चुनाव के समय मैंने कहा था, गुलबर्ग में लड़कियों को खेल कूद के मैदान में आगे लाने और अपनी सलाहियतों को उभारने के लिए और बरूकार लाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से शुमाली कश्मीर के जोन सनपुरा पटन में कायम तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में ज़ेर तालीम लड़कियों के लिए रोड रेस का एहतमाम किया गया। इस रोड रेस में 17 और 14 साल के जुमरे में 200 से ज़्यादा लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस रेस का आगाज़ पुलिस और सिविल इंतजामिया के ओहदेदारों ने हरी झंडी दिखाकर सिंहपुरा से किया और न्यू कॉलोनी मतीपुरा में इख्तिताम पजीर हुई। मतीपुरा में इख्तितामी तकरीब पर पोजीशन हासिल करने वाली लड़कियों को इनामात और इसनाद से नवाजा गया। इस रोड रेस में लड़कियों का खासा जोश देखने को मिला। मैंने आज इस अंडर 17 रोड रेस में हिस्सा लिया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आगे जाके एथलीट बनना चाहती हूँ। मैं ओलंपिक्स में हिस्सा लेना चाहती हूँ और आगे जाके स्ट्रगल करना चाहती हूँ और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैंने आज रोड रेस में हिस्सा लिया। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे स्कूल में हमें रेस करवाते हैं और किसी भी जहाँ भी खेलने के लिए जाते हैं वहाँ हमको हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे टीचर इतने अच्छे हैं कि हमें इन तमाम खेलों में हिस्सा लेने देते हैं। एक लड़की होने के नाते मेरा ड्रीम यही है कि मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल बनूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करूँ। मुझे अच्छा लगता है इनमें पार्टिसिपेट करना और मेरा शौक़ है मैं एक ताइक्वांडो प्लेयर बनूँ और मैं इससे सेहत भी अच्छी रहती है। बेनिफिट भी इसमें बहुत सारे हैं। मेरा शौक़ बहुत बड़ा शौक़ है, मैं एक ताइक्वांडो प्लेयर बनूं। मैं अपने सर का नाम रोशन करूं, अपने घर वालों का नाम और अपने स्कूल का नाम रोशन करूं। मेरा ड्रीम जो है इसी स्पोर्ट्स में बनाना चाहती हूं। मैं अपना करियर भी इसी में बनाना चाहती हूं। मेरा ड्रीम जो है इसी स्पोर्ट्स से आगे बढ़ाना चाहती हूँ। 21वीं सदी में ज़िंदगी का कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जहां ख्वातीन ने अपना लोहा ना मनवाया हो। मुल्क में हुकूमत की सतह की बात हो या इनफरादी तौर पर ख्वातीन को खुद कफील बनाने के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी ऐसा ही कदम उठाया गया जिसे देखकर लोगों को हैरत भी होती है और तब्दीली का खुशगवार एहसास भी होता है। राजधानी भोपाल का रेलवे स्टेशन मुल्क का पहला रेलवे स्टेशन है जहाँ पर तालीम याफ्ता लड़कियाँ चाय बेचने का काम करती हैं। ये लड़कियाँ हाई स्कूल से लेकर
बीएससी बीटेक तक की हैं। प्रिया कुमारी और काजल बीटेक में है तो नंदी ठाकुर बीएससी ग्रेजुएट है। मोना सिसोदिया, अलीशा बेगम और स्वर्णा कुमारी हाई सेकेंडरी का इम्तिहान पास कर चुकी हैं। ये लड़कियां मर्दों के रिवायती चाय के पेशे को न सिर्फ चैलेंज कर रही हैं बल्कि अपनी तालीम के साथ घर के किफालत में इस तरह से हाथ बटा रही हैं कि देखने वाला अश अश कर उठे। बहुत तेजी से बदल रहा है। एक ज़माना था कि जब स्टेशन पर चाय की बात की जाती थी तो मर्द नज़र आते थे, लेकिन भोपाल की बात करें, भोपाल फूड प्लाजा की बात करें तो वहाँ पर वो चाय वाला ने इस कंसेप्ट को बदल दिया है। यहाँ पर पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो बीएससी भी हैं, बीटेक भी हैं, यहाँ पर चाय को बेच रही हैं और लोग खुशी से आ रहे हैं। किस नज़रिए को लोग कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये कंसेप्ट किस तरह से आया, इसके साथ हमारे साथ जो है युवराज बात करने के लिए कैसे ये कंसेप्ट आया। एक्चुअली मैं रेलवेज़ में ट्रैवल कर रहा था, जैसे कि आपने देखा होगा कि लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अच्छी चाय के लिए। तो वही था कि ये मतलब ऑनराइजेशन का हम एलिमिनेट करें, साथ ही साथ लोगों तक अच्छी चाय पहुंचा पाए। कुछ बच्चों से बात करते हैं। आपका नाम? प्रिया कुमारी। प्रिया, आप पढ़ लिख रही हैं, फिर ये रेलवे में चाय बेचने का कंसेप्ट कैसे आया? सर रेलवे में मुझे सेल्स फील्ड का एक्सपीरियंस लेना था। सेल्स फील्ड में मतलब इससे अच्छा एक्सपीरियंस और मुझे कहीं नहीं हो सकता। जैसे कि मैं समझ लीजिए 8 घंटे में बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, अलग अलग भाषाओं में लोग बात करते हैं मुझसे, अलग अलग भाषा मुझे सीखने के लिए भी इससे मिलती है। उन्हें कन्विंस कैसे करना है, कन्विंस पावर मेरा बढ़ता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतनी, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।